नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज का टॉपिक लेकर के आ गई कि हाउ टू डिफरेंशिएट दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ वोकल, डांस एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संगीत का अर्थ, जैसे म्यूज़िक का अर्थ मैं बताने वाली थी कि म्यूज़िक का अर्थ सिर्फ सिंगिंग नहीं होता, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है एंड उसके साथ बॉडी मूवमेंट, डांस। क्योंकि हम जब कोई गाना गाते हैं तो हमेशा तो नेशनल एंथम की तरह खड़े होकर नहीं गा सकते, हमें बॉडी मूवमेंट करनी है, हमें बीट्स देनी है। तो म्यूज़िक एक अधूरा होता है आप अगर आप उसे बिना ताल बिना बीट के गाएं। कुछ म्यूज़िक ऐसे भी हैं, कुछ गाने ऐसे भी हैं जो ताल को छोड़ करके भी हम लोग गाते हैं फीलिंग्स के साथ, वो दूसरे तरह के सॉन्ग्स होते हैं, बट स्टिल हमारे बॉडी मूवमेंट्स ज़रूरी हैं। म्यूज़िक कोई गाना के साथ इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है कि क्लासिकल वोकल, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग और डांस में सीखने सिखाने की कला। मैं सारे गुरुओं का सम्मान करती हूँ जो हमारे जमशेदपुर में है, जमशेदपुर के बाहर हैं और वहाँ सारे विश्व में हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में मैं बता रही हूँ। ये मेरी धृष्टता होगी शायद, परंतु मेरे मन में जो है वो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा तरीका आपको सही लगता है तो ज़रूर कमेंट में लिखें। म्यूज़िक का स्वर को सब्सक्राइब करें, हमेशा मेरे चैनल को फॉलो करें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय टॉपिक्स। तो आज मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो ये है कि जैसे वोकल, जैसे एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब सिखाना, और फिर वापस स्टूडेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के प्रति कि वो उससे वापस प्रैक्टिस करके उसे कैसे दें। तो जैसे वोकल में हम अवश्य ही क्लासिकल नोट्स सिखाते हैं, सरगम सिखाते हैं, अलंकार सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बंदिश सिखाते हैं, एंड देन वी गो फॉर विलंबित ख्याल एंड अदर थिंग्स। तो जब हम सिखाते हैं तो टीचर एकदम पर्टिकुलरली नोटेशंस लिखवाने से लेकर के हम लोग सब चीज़ देखते हैं बच्चे का। जैसे कोई ताल, 3 ताल है बेसिकली। कथक डांस भी सीखी हूँ मैं, तो मुझे इसकी धारणा है कि कथक डांस का भी पहला जो बच्चे को दादरा कहरबा एंड देन 3 ताल भी स्टार्ट। तो जिस तरीके से वोकल म्यूज़िक जब हम सीखते हैं तो हम छोटा ख्याल के साथ बेसिकली 3 ताल को ही बच्चा का नॉलेज देते हैं, और साथ में नोटेशन में जो 3 ताल का डिवीज़न है और सॉन्ग कहाँ से पकड़े जाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं सॉन्ग को और कहाँ पर उसको छोड़े जाते हैं लास्ट में, तिहाई किसे कहते हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, आरो अवरो पकड़ क्यों है, क्या है, सारी चीज़ों की नॉलेज हम देते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वोकल जो है वो इंडिविजुअली सारे बच्चों का मुझे सुनना पड़ता है, एज वेल एज मैं जब इंस्ट्रूमेंट भी सिखाती हूँ, मैं कीबोर्ड वगैरह सिखाती हूँ या जो हारमोनियम भी बजाता है या जो भी, तो मुझे अलग से बच्चे को सुनना पड़ता है। जहाँ डांस की बात है तो डांस में भी बच्चे हर बच्चे की प्रोग्रेस आपको अलग से देखनी होती है ज़रूर, परंतु फिर भी डांस ग्रुप में होता है तो टीचर को भी कोरियोग्राफ कोई चीज़ करने के लिए उनको सुविधा होती है। कोई अकेले एक बच्चा डांस करके उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा शायद नहीं होता मेरे ओपिनियन से, बिकॉज डांस एक ऐसा चीज़ है कि दूसरे बच्चों के साथ आप तुलना करके कि देखो उसका पैर सही हो रहा है तो या उसका बॉडी मूवमेंट इस तरह से है तो तुम्हें इस तरह से करना चाहिए एज अ टीचर, अगर आप कहें तो दैट इज़ बेटर। और कोरियोग्राफ करने के लिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए हमें, कोई एक चीज़ कोरियोग्राफ करने के लिए सोलो के अलावा। तो डांस में ग्रुप में बच्चे अगर सीखे तो ज़्यादा बेहतर है, परंतु जब वोकल की बात आती है तो वोकल में आप चाहे जितना भी ग्रुप बना लें या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में चाहे आप जितना भी ग्रुप बना लें, बट हमें बच्चों की अलग अलग परफॉर्मेंस सुननी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब डांस बच्चा सीखता है तो ग्रुप में सीखता है, परंतु बोल लिखने का जो तरीका, कथक डांस में ही समझ लीजिए बोल लिखने का तरीका, या जो भी क्लासिकल नृत्य है जैसे भरतनाट्यम है या ओडिसी है या उनके जो भी बेसिक स्टडीज़ हैं, बच्चा का थ्योरी क्लास, वोकल, डांस और इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्योरी क्लास। जैसे छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखती हूँ मैं एज अ टीचर। जैसे बच्चा अगर आरो अवरो गाता है तो आरो अवरो अलंकार सप्तक का जो बेसिक जो बिगिनर्स का नॉलेज है वो बच्चे को हम देते हैं।
और मेन है कि जब वो जैसे तबला के साथ जब बच्चा गाता है छोटा ख्याल बंदिश, तो 9 मात्रा से 3 ताल के 9 मात्रा से जो शुरुआत होती है, उसके जो डिविजन्स है 3 ताल के 4 विभागों में जो बांटा जाता है, 4-4 मात्राओं के कुल 4 विभाग, तो बच्चे को उस चीज़ को समझ में आना चाहिए आपका नोटेशन देख करके। साथ ही साथ 3 ताल का नॉलेज ये सारे गुरु करते ही होंगे, परंतु वही है कि बच्चे का खास ख्याल थ्योरी में भी रखना पड़ता है। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि हमेशा बच्चे का प्रैक्टिकल क्लासेस में टीचर गाना ही नहीं गवा रही हैं, आप ये क्या लिखवा रही हैं। ऐसे कई मर्तबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा सिचुएशन मैंने फेस किया है कि जिनको समझ में ना आता हो तो वो कहते हैं कि टीचर आप क्यों लिखवा रही हैं, या क्यों लिखवा रही इन द सेंस जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, वही ऐसा कहेंगे कि थ्योरी क्लास का क्या महत्व है वो हम टीचर्स जानते हैं कि बेसिक में जो बच्चा जो भी टर्म्स, उनके मन में कई सारे प्रश्न आते हैं क्लासिकल म्यूजिक सीखने में, या जब डांस सीखते हैं, कथक डांस सीखते हैं। मैं कथक डांस की बात यहाँ करूँगी बिकॉज आई हैव गॉट द ट्रेनिंग ऑफ कथक डांस। तो मैं बात करूँगी, जैसे हमारे गुरुजी थे, मेरे गुरुजी परेश दास जी थे, उसके बाद मैंने गुरु श्री संदीप बोस जी के पास मैं अपना नृत्य कंटिन्यू की हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे परेश दास जी जब हमें सिखाते थे, बैठा करके हमें बोल लिखना वो सिखाए। अवग्रह जैसे एस कहाँ लगता है, एक्सटेंशन, वो सब मैं बाद में फिर डिस्कस करूँगी कभी, डांस के बोल लिखने के तरीके क्या है क्या नहीं है। तो वही कहना चाहती हूँ कि जैसे इस तरह के टीचिंग प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, या जब क्लासिकल म्यूज़िक जब सिखाते हैं तो इस तरह से, या डांस सिखाते हैं तो बोल लिखने के तरीके और पैर के तत्कार वगैरह बहुत माइन्यूटली फॉलो करते हैं। तबला प्लेयर जो भी हमारे साथ बजाते हैं उनकी भी उतनी ही महत्वता होती है, उनकी भी महत्व होती है कि वो भी एग्जैक्टली वैसे ही बजाते हैं जैसे एक स्टूडेंट को चाहिए, एग्जैक्टली। एंड और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे कीबोर्ड में है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स वगैरह सब बहुत सारा चीज़ ये सब क्लियर होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास, ताकि उनके मन में कोई डाउट ना हो। और मैं एक चीज़ हमेशा हमेशा ख्याल रखती हूँ कि जब मेरा स्टूडेंट कहीं जाए, अगर उससे कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछा जाए उसके लेवल का, तो उसे जवाब ज़रूर आना चाहिए एज अ टीचर कि नहीं, मैं इस फलाना टीचर के पास मैं सीख रही हूँ, मैं अमृता टीचर के स्टूडेंट हूँ, तो आपको इतना आना चाहिए मेरे स्टूडेंट को कि वो जवाब दे सके बाहर। तो यही बात थी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैं जो फॉलो करती हूँ मैं वही आज कह रही हूँ। और यही है कि बहुत ध्यान से एक बच्चे को, जैसे मैं ऑडिशन ले ली, मुझे मालूम है कि वो बच्चा बहुत अच्छा डांस कर सकता है या इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है या गा सकता है, तो उसे माइन्यूटली एक एक चीज़ समझाने का जो दायित्व है वो मेरा है। और एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट का भी मैं बता दी हूँ कि इंस्ट्रूमेंट बच्चा क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, हारमोनियम खरीदे, कीबोर्ड खरीदे, क्या खरीदे, उसका टोटल प्लानिंग करना या जो भी है, पेरेंट्स का हेल्प, ये टोटल चीज़ एक टीचर के दायरे में आता है। साथ ही साथ स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अगर वो अच्छा गायक गायिका है जिसका ऑडिशन के बाद टीचर बोलती है नहीं बेटा आपसे होगा, तो स्टूडेंट को भी चाहिए उतना ही प्रैक्टिस करके वो टीचर को वापस अपना प्रैक्टिस टीचर तक पहुंचाए, सो दैट हम लोग करेक्शन कर सके उस चीज़ का। तो मैं आज यही आपसे बताई, मैं आपसे कही कि जब मैं वोकल सिखाऊं तो एकदम A to Z उसको वो थियोरिटिकल वो टर्म्स आने चाहिए जो एक क्लासिकल म्यूज़िक जब आप सीखते हैं या कोई भी विधा आप सीखते हैं, कोई भी दूसरा सॉन्ग सीखते हैं, तो सारा चीज़ उसको आना चाहिए सॉन्ग का मीनिंग के साथ, उसका थ्रोइंग ऑफ वर्ड्स, वो सब का ट्रेनिंग। एंड जब कथक डांस सीखते हैं या कोई भी शास्त्रीय नृत्य, तो बोल लिखने का तरीका, बोल हाथ में पढ़ने का तरीका आना चाहिए, सम टू सम कैसे बैक किया जाता है वो आना चाहिए। अगर हम इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, कीबोर्ड सिखाएं या जो भी दूसरा, तो कॉर्ड्स का इतना भयंकर नॉलेज हो, मतलब अगर बच्चा ऑडिशन के बाद पास आउट करता है तो ज़रूर उसको ये सब नॉलेज होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए इन सारे सिस्टम में, वोकल में, डांस में या इंस्ट्रूमेंट में। मैं आज आपसे बात करके बहुत खुश हुई। धन्यवाद।